नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मिडिल ईस्ट का तूफान ना जाने कब शांत होगा। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युद्ध का तूफान कुछ समय के लिए थमता नजर आता है, तो फिर थोड़ी बाद फिर से भीषण तूफान शुरू हो जाता है। अब खबर है कि ईरान पर अमेरिका भीषण बमबारी करने वाला है। सवाल है कि अमेरिका पहले की तरह हमला करने वाला है या फिर उसके निशाने पर अब पूरा ईरान है। यह खबर इसलिए भी चौंका रही है क्योंकि अमेरिकी सैन्य नेतृत्व के भीतर कथित तौर पर एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया है जिसमें ईरान की सैन्य ताकत को बुरी तरह से कमजोर करना या पूरा खत्म कर देना, लगातार लगभग 2 सप्ताह तक व्यापक हवाई हमले का प्लान रखने की बात की गई है। यह प्रस्ताव अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद सामने आया है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने इस योजना को अंतिम मंजूरी नहीं दी है, ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह हाल के वर्षों का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभियान होगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितने लड़ाकू विमान उड़ेंगे, सवाल यह है कि क्या इससे पूरा पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की आंख में झोंक दिया जाएगा। क्या यह सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित रहेगा या फिर इसका असर तेल, वैश्विक व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाएगा, यानी कि ईरान के सभी ठिकाने, महत्वपूर्ण ठिकानों को नेस्त नाबूद कर देगा। बहुत खतरनाक प्रस्ताव है यह। इस बात को समझिए, सस्टेन्ड एयर कैंपेन इस प्रस्ताव का नाम है। ईरान को पूरी तरह खत्म करने के लिए लगातार हवाई हमले का प्रस्ताव बना है सैटकॉम के प्रमुख ने ट्रंप को हवाई हमले की सैन्य योजना सौंपी है। ईरान के खिलाफ 10 से 14 दिन तक भीषण हवाई हमले का प्रस्ताव रखा गया है। हाल में हुए 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई और वो हमला किसने किया? वो हमला किया था IRGC ने, ईरान की सेना ने। उसके बाद अब अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिकी सैनिकों की मौत के प्रस्ताव के बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप इस योजना की समीक्षा कर रहे हैं। ट्रंप ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई के मूड में दिख रहे हैं, या यूं कहें कि ट्रंप गो बिग की रणनीति पर ईरान की मिसाइल और ड्रोन को पूरी तरह से पंगु बना देना चाहते हैं और उसके लिए बाकायदा सैटकॉम ने एक प्रस्ताव बनाकर ट्रंप के पास भेज दिया। अब यह सैटकॉम की सोच क्या है? सैटकॉम असल में अमेरिका का डिफेंस कमांड सेंटर है। जानते हैं कि इसकी सोच क्या है? हमले को लेकर इसने क्या तर्क दिया है? ईरानी खतरे को कम करने के लिए हवाई हमला जरूरी है, यह सैटकॉम ने कह दिया। ईरान के आक्रामक बुनियादी ढांचे को अब पूरी तरह से नष्ट करना होगा, यह बहुत जरूरी हो गया है। भविष्य में अमेरिका को रक्षात्मक मिसाइलों पर निर्भरता जरूरी नहीं है। बड़े पैमाने पर अब सैन्य हमले की रणनीति ही हमारा परिणाम हासिल कर पाएगी। हम जो चाहते हैं वही हासिल कर पाएगी और एक बार कम से कम ईरान को सबक सिखाना जरूरी है, यह सैटकॉम ने ट्रंप को बोल दिया है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि योजना यानी कि बड़े हमले के सैन्य प्रस्ताव पर आपसी मतभेद दिख रहे हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कपूर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ 10 से 14 दिनों की गहन हवाई हमले की एक सैन्य योजना बनाई है और वो उन्होंने सौंप दी है। वहीं जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन की सोच इससे थोड़ी सी अलग है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने योजना पर सावधानी बरतने की सलाह ट्रंप को दी है। जनरल केन ने कहा है कि अमेरिकी सेना के पास एयर डिफेंस इंटरसेप्टर का स्टॉक तेजी से घट रहा है। केन ने यह भी कहा है कि बड़े सैन्य अभियान के अप्रत्याशित और गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए हमें सोच समझकर हमला करना चाहिए, क्योंकि इंटरसेप्टर मिसाइल की कमी से क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। पेंटागन ने कहा है कि रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ
कपूर और केन पूरी तरह से एकजुट हो जाएं, उसके बाद फिर इस प्रस्ताव को हम लागू कर देंगे। आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद सेटकॉम प्रमुख एडमिरल ब्रैड कपूर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान के मिसाइल और सैन्य ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बता दिया है कि यह 2 सप्ताह का प्लान है, हम कैसे कैसे हमला करेंगे, कैसे कैसे हवाई हमला करेंगे, उसके विकल्प क्या हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रस्ताव पर अंतिम जो राजनीतिक निर्णय है, इस प्रस्ताव पर अंतिम राजनीतिक निर्णय है, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी प्रशासन ने इसे आधिकारिक नीति के तौर पर घोषित नहीं किया है, लेकिन यह प्रस्ताव सौंप दिया गया है और अब यह माना जा रहा है कि जो अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं उसके बाद बौखलाया हुआ है अमेरिका। अब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, यानी कि ट्रंप इस पर हाँ करते हैं, मोहर लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, इंतज़ार करना होगा, समझना होगा। विस्तार से चर्चा करेंगे। मेजर जनरल JK बंसल जो कि रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद तेजावत फॉरेंसिक एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देवनाथ जी के पास चलते हैं। देवनाथ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सेटकॉम है और सेटकॉम का जो प्रपोजल है कि भाई 10 से 14 दिन का ये प्रस्ताव है और एक बार ईरान को अब ठीक ठाक तरीके से बता ही दिया जाए कि हम क्या हैं। 4 अमेरिकी सैनिकों का गम, अमेरिका बौखला रहा है, क्या इस प्रस्ताव पर मोहर लग पाएगी? ऐसा हो सकता है? आपसे जानना चाहता हूं। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जी। मिलिट्री स्ट्रेटेजीज का ये आकलन है कि ये प्रस्ताव अमेरिका की पॉलिटिकल लीडरशिप की दबाव की वजह से बना है। जो पेंटागन में प्रोफेशनल्स हैं, जो CIA में प्रोफेशनल्स हैं, उनका ये मानना है कि 2 चीज, एक, इस तरह से सस्टेन्ड एयर कैंपेन करके ईरान शायद झुकेगा नहीं। दूसरा, अमेरिकन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के कमांडर्स का ये मानना है कि इस तरह के सस्टेन्ड कैंपेन के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में रॉकेट्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स हैं नहीं। होता क्या है, सस्टेन्ड एयर कैंपेन का मतलब है कि आप दुश्मन को सांस नहीं लेने देते हैं। आप दुश्मन के यहाँ पर जो उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, सुबह भेज देते हैं 60 विमानों को, जाओ 120 बॉम्ब गिरा के आओ। दोपहर को फिर आप भेज देते हैं 100 जहाजों को, जाओ 200 बॉम्ब गिरा के आओ। रात को आप फिर से 150 जहाजों को भेज देते हैं, जाओ 300 बॉम्ब गिरा के आओ। यानी दुश्मन इससे पहले कि वो पहले वाले अटैक वेव से, US एयरफोर्स, US नेवी के अटैक वेव से उबर पाए, उसके पहले ही नेक्स्ट वेव जो है वो हमला करने के लिए पहुंच जाता है। तो क्या वाकई अमेरिकन फोर्सेस जो हैं उनके पास इतने GPS गाइडेड बॉम्ब, लेजर गाइडेड बॉम्ब, इंफ्रारेड गाइडेड बॉम्ब या टोमाहाक क्रूज मिसाइल या पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल हैं? जवाब है नहीं जी। तो पेंटागन ने ये जो रिपोर्ट बनाई है कि हम ऐसा करेंगे, पॉलिटिकल दबाव में बनाई है। इसमें मिलिट्री सस्टेनेंस कि क्या अमेरिका 15 दिन तक सस्टेन्ड एयर कैंपेन कर सकता है, ये संभव नहीं है। ऐसा अमेरिका के जनरल्स कहना चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नहीं कह पा रहे हैं। जी, ये बड़ी चीज़ है। बंसल साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि एक तरफ कूपर का प्रस्ताव है, वहीं दूसरी तरफ जनरल डैन कैन की बात है कि भाई ये खतरनाक हो सकता है, इस प्रस्ताव पर हमें बहुत सावधानी से विचार करना चाहिए। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि मिलिट्री जो मैन है या जो भी डिफेंस को जो ग्राउंड पर काम करते हैं, वो ग्राउंड को देखते हुए और उनको देखना होता है कि उसको चलाना उनका काम है, और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, वो वहाँ पे नहीं होते। तो इन सब बातों को देखा जाता है। बस ऐसी बात नहीं है, फिर भी ये जो सारे प्रस्ताव बनते हैं ये मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट का ही बात करने के बाद बनते हैं, और ऐसा लगता है कि इस समय अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अब आप देखिए, जैसे पहले बात चल रही थी तो ईरान ने जो है एक सिंगापुर के जहाज पर हमला कर दिया था। इसी प्रकार से अभी
जो बात चल रही थी, तो ये मामला उठाता कौन है? ये आईआरजीसी भड़काता है, उठाता है मामला। अभी जॉर्डन के ऊपर, जॉर्डन में जो बेस है अमेरिकन बेस के, उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब अमेरिका करे तो करे क्या? जाके जा सकता नहीं है। और एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी कंट्री है, आज की तारीख में देखा जाए तो डिफेंस कैपेबिलिटी सबकी इतनी फुल प्रूफ नहीं है कि वो किसी भी तरह के ऑफेंस को या जो अटैक को सहन कर सकें। आप चाहे यूक्रेन रशिया युद्ध को ले लीजिए, कि रशिया की भी डिफेंस कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है, जिससे कि ईरान जो यूक्रेन है वो बराबर हमले करता जा रहा है। इसी प्रकार से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो अमेरिका के साथ में, वो थाइड और पेट्रियट मिसाइल्स की है, कि जो कि एक डिफेंसिव हैं, या जो जो इंटरसेप्टर्स हैं वो नहीं है, वो कम हो गए हैं। जैसे कि अभी समझो कि जो पैट्रियट हैं वो करीब 40% रह गए हैं, और जो थार्ड मिसाइल्स हैं जो पहले करीब 800 थी, वो 400 के करीब रह गई हैं, 50%। तो इस प्रकार की बात है। लेकिन अमेरिका और इसराइल दोनों मिल गए हैं, ब्रीफ कर दिया इसराइल ने, तो अभी तो अटैक होगा, और यही एक तरीका है ईरान को काबू करने में। ईरान अपने आप कुछ नहीं कर रहा है, आईआरजीसी कर रहे हैं, और आईआरजीसी में भी वो खुद डिसीजन ले रहे हैं। मुस्तफा को तो पता भी नहीं होगा वो क्या रहा है, या आप ये देखिए इतनी दूर से वो तो आईआरजीसी उनका नाम ले लेके जो सब कुछ करे जा रहे हैं। और आईआरजीसी नहीं चाहती कि ये युद्ध बंद हो। उनका तो जो सब कुछ, जितने आईआरजीसी हुई या जितने भी प्रॉक्सीज हैं, उनका तो काम ही, या उनकी एग्जिस्टेंस ही इस बात पर बनती है कि वो युद्ध करते रहें। तो इन सब बातों को देखते हुए जो अमेरिका बहुत सोच समझ के काफी समय दिया, अमेरिका ने काफी डील दी इराक को, जो है उन्होंने सिर्फ एक कहा कि भी आप न्यूक्लियर बम मत बनाइए। पहले ये भी था कि आप अपने प्रॉक्सी को कंट्रोल करिए, उसके लिए भी उन्होंने वो छोड़ दिया। और दूसरा, मिसाइल की भी बात भी नहीं आई। और उसके अलावा इसराइल के ऊपर भी काफी दबाव डाला गया कि आप लेबनान से अपनी फौजें हटाएं। तो इन सब कुछ करने के बाद में भी ईरान फिर भी अग्रेसिव है और अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। तो इसके बाद में अब कोई तरीका रह ही नहीं जाता। अब ईरान जो है उसको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जी। बीच में यूक्रेन भी आ गया है, जो कैस्पियन सागर में इनकी जो जितने भी कम्युनिकेशन है या जो चले जाएंगे। और बाकी एक अमेरिका ने भी एक चारों तरफ से लैंड लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि कहीं से भी किसी भी जगह से जो इनका व्यापार ये सब कुछ, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अमेरिका का बहुत बड़ा प्लान है। और प्लान होने का अब जो है उन्होंने सोच लिया है, और ये अब आर पार की लड़ाई है। और इसमें अमेरिका जो है जो घुटनों पे आ जाएगा ईरान, और तभी जाकर के ये बात बनी। जी। अरविंद जी मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से केन चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा हवाई हमला प्लान कर लें और कर भी दें, तो फिर दूसरी तरफ से क्या होगा, आईआरजीसी की तरफ से क्या होगा, ईरान की तरफ से क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और जब बात बढ़ जाएगी तो फिर मुझे लगता है कि कोई मिसाइल छूटेगी तो वो कहाँ जाकर गिरेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कि ये पूरी दुनिया फिर एक बार उसी उलझन में थम जाएगी। और जब इतने भीषण हमले की बात चल रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप नेस्त नाबूद कर दोगे, क्योंकि रशिया आज तक यूक्रेन को नहीं कर पाया है। वो दोनों एक दूसरे में उलझ गए हैं। यहाँ भी ट्रंप फंस गए हैं, अब वो निकलते नहीं बन रहा उनको कि मैं निकलूं कैसे। और अब जब 4 सैनिक मर गए हैं, तो आपकी जो इज्जत है, उस इज्जत के भी क्या स्थिति हो गई वो भी सबने देखा है। तो क्या देखे कि ये दुनिया फिर से उसी झंझावत में उलझने वाली है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा राहत मिली, तेल निकला, तमाम सारे लोगों को ऊर्जा, एक संकट से निदान मिला, अब लगता है फिर वहीं उलझने वाले हैं। बिल्कुल मनोज साहब, बात तो एकदम आपने दुरुस्त की है। पर चीजें ये है कि क्या लॉकहीड, आरटीएक्स, बोइंग, जनरल डायनामिक्स, ये क्या इतने इनके शेयर्स इंपॉर्टेंट थे कि यूनाइटेड स्टेट की जो जीडीपी है वो 2 से घटकर 1.5 पे आ गई है। मतलब ये वाकई मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो प्रेसिडेंट ट्रंप को कैसे प्रेसिडेंट के रूप में याद किया जाएगा, जो बेलगाम आदमी था, जिसने अमेरिकन इकोनॉमी को, जो पहले से ही खतरे में थी, उसको और रसातल में पहुंचा दिया। और अगर यही हालत जारी रहे तो 1% ग्रोथ के साथ यूनाइटेड स्टेट कहां तक सस्टेन कर पाएगा, जबकि चाइना और भारत जैसे देश एक बहुत ऊंची छलांग के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो अमेरिका को पीछे धकेलने के लिए क्या प्रेसिडेंट ट्रंप को याद किया जाएगा? और उसके बाद में कीमत मानवीय धरातल पर देखा जाए तो बहुत बड़ी ईरान कीमत दे रहा है, क्योंकि ईरान के अगर खुद के अपने व्यक्तिगत आंकड़ों को देखें तो लगभग 3,500 लोग मारे जा चुके हैं, और इजराइल और यूनाइटेड स्टेट का दावा है कि 6,500 हैं।
और यूनाइटेड स्टेट के अगर इन 4 लोगों को मिला ले तो खाली 22 लोग मरे हैं। पर उसके बदले में वह इन लोगों को मारने के बदले में जिन लोगों के पेट भर रहा है, वो नाम तो कैसीनो वालों का है कि ये जो कैसीनो वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा रिपब्लिकन्स को चंदा देते हैं। पर पर्दे के पीछे वो चंदा कहाँ से आ रहा है और चंदा दिया जा रहा है, इसको रिकॉर्ड में भी लाया जा रहा है कि नहीं लाया जा रहा है। तो खेल तो बहुत बड़ा है जो खासकर यूएस पॉलिटिक्स में हो रहा है, और उसके बावजूद बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे जा रहे हैं, खासकर ईरान, और ईरान के साथ-साथ गाज़ा का तो हम तो वो क्या करना चाहते हैं और ईरान से कैसे पार पाएँगे? क्या जो ईरान ने जिस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया है कि उन्होंने ज़मीन के अंदर अपने सारे सिक्योर तरीके से सब रख रखे हैं, वो पूरी तरीके से हॉर्मुज़ को इतना डिस्टर्ब कर लेगा कि अगर वहाँ पे सी माइन्स अगर पूरे हॉर्मुज़ में फैल जाएगी, खुद ईरान के बस का नहीं रह जाएगा थोड़े दिनों के बाद में कि उस हॉर्मुज़ को सुरक्षित कर लें। जी। तो पूरा वो व्यापार ठप हो जाएगा। उसके बाद भी ईरान, मतलब अगर लोग ये सोचते हैं कि ईरान झुक जाएगा, तो मुझे लगता है कि बहुत, और ईरान की क्षमताओं को कभी-कभी तो मुझे लगता है कि हम सब लोग कम आंकते हैं। ईरान पूरे मिडल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश है, और वो तब जबकि खासकर वो बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस वगैरह हर एक में वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज सैटेलाइट तक वह एक ऑर्बिट में वो फिक्स करने की उसकी कैपेसिटी है। तो इतने, मतलब इतना भी कमज़ोर नहीं है जितना कि हम सोचते हैं, पर बावजूद उसके, अच्छा रशिया ने कहा था वो डिफेंस सिस्टम लेने के लिए, ईरान ने वो भी मना कर दिया। कारण ये था कि उसको पता था, उसने पहले से ही स्ट्रेटजी बना रखी थी कि हम वहाँ रुपया खर्च नहीं करेंगे, हम रुपया खर्च करेंगे अटैक करने में। क्योंकि अगर रशिया का S-400 अगर ले लिया होता, जैसा कि व्लादिमीर पुतिन साहब ने कहा था कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की, पर अगर वो ले लिया होता तो अब तक शायद खेल खत्म हो चुका होता। पर ईरान की जो मारने की ताकत है, वो आस-पास में जो हमला कर रहा है, उसी के कारण आज वह लीडिंग पोजीशन में है, और उसके बदले में एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा है, वहाँ के लोग मर रहे हैं। तो या तो दूसरा गाज़ा का अगर प्लान कर रहा है यूनाइटेड स्टेट, तब तो एक अलग बात है। पर अगर लोगों को मारने के बाद भी अगर वह कब्जा नहीं कर पाया, तो इतिहास को प्रेसिडेंट ट्रंप मुँह कैसे दिखाएँगे? कभी माफ नहीं कर सकता, आपने सही कहा, क्योंकि दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। मेरे साथ यूके देवनाथ मौजूद हैं। यूके साहब, फुल स्केल कॉम्बैट, क्योंकि इसी की बात की गई है, ये जो नया एक प्रस्ताव बनाया गया है, रणनीति बनाई गई है, फुल स्केल कॉम्बैट अगर लागू होता है तो इसमें क्या क्या होने वाला है? मनोज जी, आमतौर पर दुश्मन के सिविलियन टारगेट, खासतौर से दुश्मन के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट हैं, रोड्स, रेल ब्रिजेस, रेलवे मार्शलिंग यार्ड, सबसे बड़ी बात है पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ऑयल या कोल बेस्ड पावर प्लांट, और ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जो हमले अगर करता है, तो वो मेन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो डोम होता है उस पर नहीं किया जाएगा। आमतौर पर सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास 3-4 किलोमीटर की परिधि में सपोर्ट सिस्टम होता है, जिसमें कि हैवी वाटर प्लांट होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, लेबोरेटरीज होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती हैं, भंडारण, नॉर्मल न्यूक्लियर भंडारण नहीं, प्लांट एंड मशीनरी का जो स्टोर्स होते हैं वो होते हैं। तो इनके ऊपर हमला किया जाता है। इस हमले में जाहिर बात है प्रिकॉशन ली जाती है कि जो मेन जो डोम है, जिसके नीचे यूरेनियम 235 की छड़ें हीट प्रोड्यूस कर रही होती हैं, उसको नहीं हिट किया जाता। इतना कहने के बाद मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इतना भयंकर हमला करने के बाद अमेरिका करेगा क्या उस ईरान का? जी। देखिए, अमेरिका एक व्यापारी देश है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का देश है। अमेरिका के जितने सीईओज हैं, वो एक मिट्टी में मिले हुए ईरान में घुस के क्या करेंगे उसके बाद? आज अगर अमेरिका, मतलब आपका ये मानना है कि अगर ये फुल स्केल कॉम्बैट हो गया तो ईरान वो मिट्टी का ढेर हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा? नहीं 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 मनोज जी, सॉरी, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं जी। ये अमेरिका का दावा है, ये अमेरिका कोशिश कर रहा है। जी। देखिए, बॉम्बिंग कैंपेन के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी बॉम्बिंग कैंपेन में आप दुश्मन के ऊपर कितने भी बॉम्ब गिरा लें, एक मोटा आइडिया देता हूं। 1965 के जंग में इंडियन एयरफोर्स, मैं अपने फाइटर पायलट एयरफोर्स की 34 साल
के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जी। मिग 23 उड़ाता था जरूरत के मुताबिक। हम दुश्मन के ऊपर एक एक मिग 23 मेरा, जरूरत के मुताबिक मैं 4, 8 या छोटे वाले 12 बॉम्ब ले जा सकता था। तो 1965 में हमने कितने बॉम्ब पश्चिम पाकिस्तान के टारगेट्स पर गिराया? आंकलन देता हूं, 8,500। ओ माय गॉड। युद्ध 1965 के युद्ध में सितंबर के महीने में जब युद्ध चालू हुआ, समझिए युद्ध चालू हुआ पूरी तरह से फुल फ्लेज वार की बात कर रहा हूँ, 1 या 2 सितंबर को, जी। और 21 या 22 सितंबर को खत्म हो गया। हम्म। तो वो 21 या 22 दिनों में हमने 8,500 बॉम्ब गिराए पाकिस्तान पर। अच्छा। एक और कंपेरिजन मैं देता हूं कि 1971 के बॉम्ब में युद्ध में हमने कितने बॉम्ब गिराए। युद्ध चालू हुआ 1971 में, आप समझिए 1, 2 या 3 दिसंबर को, ऑफिशियली 3 दिसंबर मानते हैं, और सीज फायर डिक्लेयर किया गया 16 दिसंबर को। इंडियन एयरफोर्स ने कितने बॉम्ब गिराए? 14,000 बॉम्ब गिराए पाकिस्तान पर, बांग्लादेश पर। इसके मुकाबले अमेरिकन ऑफिशियल रिपोर्ट है कि उन्होंने 32,000 बॉम्ब गिराए 1 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक। अच्छा। तो 32,000 बॉम्ब गिराकर जिस ईरान को वो हिला नहीं सके, मैं आंकड़े इंडियन एयरफोर्स के इसलिए दिया हूं कि इंडियन एयरफोर्स की जो टोटल वार फाइटिंग पोटेंशियल है, मतलब 32,000 आपने बम गिरा दिए ईरान के ऊपर, उसके बाद भी ईरान कह रहा है कि और कुछ है तो बता दो। और कुछ हो तो बता दो। 15 दिन में क्या कर लेगा अमेरिका? 15 दिन में, चलो मैं मानता हूं 15 दिन में ईरान के ऊपर वो 8,000 बॉम्ब और गिरा देंगे, 15 दिन में ईरान के ऊपर 16,000 और बॉम्ब गिरा देंगे। देखिए, युद्ध जो है वो जोश जज्बे से नहीं लड़ा जाता। युद्ध लड़ने की इच्छा शक्ति से लड़ा जाता है। ईरान में अमेरिका कहता है, डोनाल्ड ट्रंप, की हम आपके पुलों को उड़ा देंगे। अभी मैं बोल रहा था जी। अब उत्तर भारत के बराबर देश है ईरान। एक सेकंड के लिए मान ले अमेरिका उत्तर भारत पर हमला करके 30 पुलों को उड़ा देता है, कुछ फर्क पड़ता है भारत को? ये 30 पुल तो 30 साल पहले थे भी नहीं, तब भी तो पूरा भारत एकजुट था, व्यापार होता था, ट्रकें चलती थी, हाईवेज थी। तो 30 पुलों को उड़ा देने से क्या भारत सरेंडर कर देगा? ठीक है, वो जहां से जाते थे 8 किलोमीटर और घूम के वो ट्रकों का कानवॉय चला जाएगा। सिविल ट्रक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो 2 घंटे की सेविंग होती थी, वो 2 घंटा एक्स्ट्रा चल के वो कॉन्वॉय कानपुर से लखनऊ पहुंच जाएगा, लखनऊ से दिल्ली पहुंच जाएगा। मैं सिविल ट्रक्स की बात कर रहा हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप को उनके मिलिट्री एडवाइजर, पेंटागन के जनरल्स बहुत क्लियर एडवाइस दे रहे हैं कि आप 15 दिन का सस्टेन्ड एयर कैंपेन करके 15 दिन तक बॉम्ब गिराएंगे, ईरान घुटने पर नहीं आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। उसके अंदर एक आंतरिक विद्रोह ना चालू हो जाए। जी, ये बड़ा सवाल है, आंतरिक विद्रोह न चालू हो जाए, नहीं आ सकता। गो बिग की रणनीति पर चल रहे हैं। अमेरिका चल रहा है कि भाई गो बिग, अब छोटे मोटे से बात नहीं होगा, क्योंकि आप अगर एक स्टेटमेंट देते हैं तो वहां से पलट के दूसरा स्टेटमेंट आया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसकी समीक्षा कर रहे हैं और बहुत आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो उनका मूड शाम को क्या है, सुबह क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव की वो समीक्षा कर रहे हैं और बहुत आक्रामक हैं, क्योंकि 4 जो उनके सैनिक मारे गए हैं बहुत गुस्से में हैं। ऐसी स्थिति में बंसल साहब, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि हाँ गो बिग? देखिए, ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि कोई भी ऐसे हीट ऑफ द मूवमेंट पर डिसीजन लिए जाते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो उनको उनके एडवाइजर्स, उनके मिलिट्री एडवाइजर्स नहीं, एक देश के राष्ट्रपति को जब वो उठाकर बंधक बनाकर ला सकते हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत नहीं। वो देखिए, लगता कोई भी चीज ये है कि राष्ट्रपति कर रहा है, या कह रहे हैं मुश्तबा कर रहा है। अब जो मुश्तबा है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, उसको तो पता भी नहीं होगा क्या कहाँ चल रहा है। तो नाम लेके काम किया जाता है, जो हेड होता है उसकी बात वो तो इसी प्रकार से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो उनका कोई डिसीजन अपना पर्सनल नहीं होता, सबसे बैठ करके बैठ करके वो डिसीजन लेते हैं, और जो डिसीजन हित में होता है, ऐसा उन्होंने कभी कोई, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह को डिसीजन लिया। वो डिसीजन लेने के मुताबिक देखिए, वो अभी अपने आप को रिट्रीव बैक करके वो बातचीत की बात भी करते हैं, फिर भी अभी भी ये कह रहे हैं कि बातचीत कर लो, लेकिन जब ईरान इस बात को मान ही नहीं रहा,
अभी आप बताइए कि ये कहाँ का औचित्य है कि लड़ाई चल रही है वहां पे मिडिल ईस्ट में, और उन्होंने हॉर्मोज बंद कर दिया, और हॉर्मोज बंद करने के लिए पूरे वर्ल्ड पे या पूरा साउथ मतलब सब पे असर हो रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प तो ये कहते हैं कि जी हमको तो इससे इफेक्ट भी नहीं है। तो जो एक नीति है आईआरजीसी की, वो ऐसी नीति है कि वो एक सारी दुनिया को बर्बाद करके उस तरफ चल रहे हैं। जैसे बाब मंडेब को बंद करने की बात सोच रहे हैं, तो वो एक डिस्ट्रक्टिव है। और उनको ये नहीं कि भाई आप बातचीत करके अपने आप को थोड़ा रिट्रीव बैक करें, और रिट्रीव बैक करके ये सोचा जाए कि हाँ मॉडरेट बने। मॉडरेट बन के, जैसे अभी ये बात है कि हाँ वो अगर मान लिया आप ये देखिए ईरान के पास में या आईआरजीसी के पास में समय न्यूक्लियर वेपन होता तो सारी दुनिया को खतरा है। और दुनिया को खतरा, उनकी मानसिकता ही ऐसी है। और उन्होंने खुद कह दिया है, जो मुस्तफा का नाम लेके, कि अभी प्रतिरोध और जिहाद के अलावा कोई तरीका ही नहीं है। जब आदमी की मानसिकता ऐसी हो जाती है और जिहाद की बात होने लग जाती है, तो वो उसका तो सारी दुनिया पे ही फर्क पड़ेगा। और दुनिया के कुछ लोग इस बात को अभी समझ नहीं रहे हैं कि जो एक इस तरह की मानसिकता है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर के पूरे वर्ल्ड पे उसका असर पड़ेगा कुछ समय में। और जब वो अपनी बात को मनवाने के लिए, और जो इस तरह की, जो आप ये बताइए कि जी हाँ ईरान बहुत शक्तिशाली देश है। शक्तिशाली देश क्या है? उन्होंने जितना भी तेल बेचा, तेल बेच करके अपने हथियार बनाए, इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, सुरंगें बनाई, इसके अलावा किया ही क्या है? ईरान के पास भी उतना ही तेल है, अरब के पास भी है। आप जो है एक जो ये हत्या मिसाइल बनाना, ड्रोन बनाना, अंडरग्राउंड सिटी, जो मिसाइल सिटी बनाना, उसको शक्तिशाली मानेंगे? या जैसे सऊदी अरेबिया है, ऐसे कंट्रियां, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया है, या यूएई ने इकोनॉमी को बढ़ाया, उनके पास भी तेल है। तो ये जो एक लड़ने की और अब उसकी विचारधारा है, और वहाँ पे जो मॉडरेट किस्म के लोग हैं, जिसमें अभी अपने इनके बजिस्तान भी प्रेसिडेंट है, उनकी कोई सुनता नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए, काफी वहाँ पे भी दो तरह की विचारधाराएं हैं। और जो विचारधारा इस समय प्रिवेल हो रही है वो आईआरजीसी की है। वहाँ की जो असली सेना है वो है आर्टेसा। उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन उनको साइडलाइन किया गया हुआ है, और सिर्फ आईआरजीसी अपना कंट्रोल रखने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये कोई एक अब जो एक ये अच्छी विचारधारा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड को इसमें साथ में आकर के ये करना चाहिए। और ये भी किस चीज के ऊपर दम पे चल रहे हैं? ईरान को जो कौन समर्थन दे रहा है? ईरान को जो चाइना दे रहा है, उत्तरी कोरिया दे रहा है, या काफी हद तक जो है रशिया दे रहा है। लेकिन जो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो आतंक का एक सहारा ले रहे हैं, अब ये औचित्य क्या है कि जो सरेआम जो हुती, हमस और हिजबुल्लाह, वो एक प्रॉक्सीज हैं, और जो एक जो उनका जो विचारधारा है एक आतंकी के, उसको कोई कंडम नहीं करता। सब लोग जो है अमेरिका को कंडम करते रहते हैं। अरे अमेरिका को कंडम करने के लिए अभी ईरान अभी भी काबू में नहीं आ रहा। अगर ये न्यूक्लियर बम बना लेता तो वो तो सारी दुनिया को खतरे में डाल देता। जो अपने लोगों पर वहां पे कहते हैं कि ईरान के जो ईरान के अगेंस्ट में सारे गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे सऊदी अरबिया ले लीजिए, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन, ये सब जो है उनको खतरा है। उनको खतरा लगता है, और वो खतरा है, अच्छा खतरा है, सच्चा खतरा है। और इसी वजह से जो सऊदी अरबिया अब एक वो बना रहा है गठबंधन, 13 देश तो उसमें शामिल हो चुके हैं कि वो बाब मंडेल को जो खुला रखने के लिए, तो इसी वजह से हो रहा है। ये सब कुछ कारण है ईरान की तरफ से है, और ईरान ने ही ये सब कुछ युद्ध शुरू हुआ है। ईरान की वजह से इसलिए युद्ध शुरू हुआ है। ईरान ने हमास को किया, हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को जब अटैक किया इसराइल के ऊपर में, उनके 1200 लोगों को पकड़ के ले गए, और 1200 को मार दिया, 250 पकड़ के ले गए। लेडीज को नंगा नाच नचाया गया वहां पे, और रेप किया गया। तो ये बर्बरता, ऐसी रिजीम को सपोर्ट करना, और अब जो है वो सारा कारण उसका यही बना हुआ है। उससे ही, तब से ही ये सब कुछ चल रहा है। और ये कारण ही ईरान की ऐसी जो मानसिकता है, जो आईआरजीसी की मानसिकता है, जो इन्होंने खड़े किए हुए हैं चारों तरफ जो देश हैं। जैसे अभी जो आप अगर इसकी बात करते हैं लेबनान की, लेबनान में जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वहां पे हिजबुल्लाह रहे। जो उनके प्रेसिडेंट भी कहते हैं इस बात को, जबरदस्ती हुए हैं। इसी प्रकार से यमन पे पकड़े हुए हैं, इन्होंने गाजा को पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से अपनी शाखाएं जो ऑक्टोपस के आम बिछा करके पूरे जो खत्ते में वहां पर अफरा तफरी का माहौल बनाया हुआ। तो इस बात को कोई समझ नहीं रहा है, लेकिन असलियत यही है। और आईआरजीसी को जो अपना स्टैंड, या यही रिजीम का जाना, आईआरजीसी का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मॉडरेट किस्म का वहाँ पोजीशन जैसे नेता का होना जो है वो सबके लिए, ईरान के लिए भी हितकारी रहेगा। वहाँ जो है वहाँ तो कुछ न्यूज़ निकल के आती ही नहीं है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लोगों को खाना मिल रहा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं आता वो तो निकल। तो इस वजह से पूरे पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। और जी। हर आदमी जो है, जो हर एक जो काफी लोग इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं अमेरिका को या इसराइल को,
तो ये अमेरिका इजराइल का जो है वो सही इंस्टेंस। बैक टू यू। जी, अरविंद जी मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, स्वाभाविक तौर पर अमेरिका में बहुत महंगाई बढ़ गई है, जीडीपी की स्थिति बहुत खराब है, बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई है। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप थमने को और थकने को तैयार नहीं है। अभी हाल के दिनों में उनका एक जो डिसीजन है, रशिया से जो भी तेल खरीदेगा हम उस पर इतना टैरिफ लगा देंगे। अब उस टैरिफ से तो अमेरिका में और ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अमेरिका के लोगों पर इतना बोझ पड़ रहा है, अभी हाल ही में मिड टर्म पोल भी आने वाले हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की चिंता नहीं है, या वो मानते हैं कि मैं राष्ट्रीयता के साथ, नेशनलिस्ट के साथ मैं लोगों को समझा लूंगा कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो अपने देश और उनके लोगों के लिए कर रहा हूं? मनोज साहब, जो अमेरिकन जो डेमोक्रेसी है और वहां पे जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप की इस जब तानाशाही और दादागिरी को देखा तो ये आवाज उठने लगी, खासकर वहाँ यूनिवर्सिटीज वगैरह से, कि हमारे यहाँ पे भी ठीक वैसा ही पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए जैसा कि ब्रिटेन में है या इंडिया में है। क्योंकि वहाँ पे जो कंट्री हेड है वो वैसा तानाशाह नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये सेकंड टर्म है तो उनका कुछ खास बिगड़ नहीं पाएगा। तो वो इतिहास में अपना जिस तरीके से नाम करना चाहते हैं, या जो बाइडेन ने जैसे कि अपने राष्ट्रपति का टेन्योर खत्म होने से पहले अपने बेटे के सारे गुनाह माफ कर लिए थे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी अपने लिए जो चीज सिक्योर कर सकते हैं, या तो नाम सिक्योर कर सकते हैं, इतिहास में अपना नाम दर्ज करके जाना चाहें वो कर सकते हैं, या फिर अपने लिए रुपया पैसा इकट्ठा करके जा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का मामला हो, उनकी जो कंपनीज को उनके बयानों से जो लगातार फायदे हुए हो, आप डेमोक्रेट्स को आने दीजिए। जैसे पिछली बार उन्होंने इंक्वायरी करवाई थी कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था, वैसे ही जब दोबारा उन पे इंक्वायरी होगी तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएगी। और मैंने जैसे जिन कंपनीज का जिक्र किया है, और मतलब खुले तौर पे तो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही बता सकती है। हमारे तो जो सोर्सेस हैं वो इतने ना तो रिलायबल हैं न इतने मजबूत हैं, पर कुछ पक जरूर रहा है, क्योंकि अमेरिका को रसातल में पहुंचा चुके हैं। अब इसमें दो राय नहीं है। इकोनॉमी बर्बाद होती जा रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जीडीपी खत्म हो चुकी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ओबामा जितना कर पाए थे ईरान के और अमेरिका के संबंधों को अच्छे से बनाने में, उतना भी नहीं कर पाए हैं। खरबों रुपए उन्होंने खर्च कर दिए हैं और अपनी इज्जत पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दी है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे कोई सवाल जवाब नहीं हो सकते। ये सत्य है और इतिहास में दर्ज होंगे, इन सत्यों को कोई नकार नहीं सकता है। तो ऐसे में अमेरिकन जनता ने तय कर लिया है इन्हें हराने का। मिड टर्म ये जीतने ही वाले नहीं है, और यह भी लगभग अब तय है कि शायद रिपब्लिकन्स दोबारा भी सत्ता में आ जाएं तो कोई 7वें आश्चर्य से कम नहीं होगा, मनोज साहब। ये वाकई बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और इन्हीं बातों के मद्देनज़र तमाम सारी चीज़ों के बीच ये देखना होगा कि जो प्लान एक तैयार किया गया है, क्या उस प्लान पर विचार करते हैं, या फिर केन की बातों को अमेरिका गंभीरता से लेता है कि भाई युद्ध किया जाए, या थोड़ा रुक कर ठहर कर सोचा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मानवता की बात भी है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद थे, विस्तार से चर्चा कर रहे थे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और।